हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। चलिए अपनी क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। टारगेट यूपीपीसीएस तो 2022 हमारा चल रहा है। मेंस की सीरीज़ हमने इसमें चलाई हुई है इन क्लास 1। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड जहाँ पे मैंने क्लास 1 छोड़ा था वहीं से आज मैं क्लास 2 को स्टार्ट करूँगी मेंस के लिए। और आज इससे रिलेटेड जितना भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है एंड आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको दिया जाएगा, जो आपको आंसर करके लाना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने वेलन वैली तक रखा था एंड मैंने आपको बताया था कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 में डिवाइड किया जा सकता है। बेलन वैली हमने उसमें एग्जाम्पल देखा था। आई होप पुरानी स्टोरी आप लोगों को सब याद होगी। बेलन वैली की अगर हम बात करें तो ये ऐसी एंशिएंट साइट है जहाँ पे ह्यूमंस ने फर्स्ट सेटल किया था। यानी फर्स्ट टाइम ह्यूमन का सेटलमेंट अगर हम इंडिया में कहीं पे देखने को हमें मिलता है तो इट इज़ वेलन वैली। इट इज़ वन ऑफ दी, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बेलन वैली ही ऐसी जगह है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ दी फर्स्ट साइट जहाँ पर ह्यूमन सेटल हुए थे और वो इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। देन अगर आप लोकेशन वाइज देखेंगे तो ये रही आपकी बेलन रिवर, और बेलन वैली कहाँ पे पड़ेगी, तो बेलन रिवर के आसपास ही बेलन वैली आपकी पड़ेगी। बेलन रिवर जो है, यहाँ से एक फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, इट ओरिजिनेट्स इन सोनभद्र एंड फ्लो करती है आपकी वैली से, फ्लो होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है और ये आगे जाकर के गंगा में ही मिल जाती है। ठीक है, सोनभद्र से निकलती है या सोनभद्र से ओरिजिनेट होती है बेलन वैली। एंड इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट साइट फ्रॉम दी प्लेओलिथिक एज, जो हमने डिस्कस किया था कि पैलियोलिथिक एज यानी जो पाषाण काल है उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण आपकी ये एक साइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेलन वैली जो है, यहाँ पर एक्सकेवेशन या यहाँ पर खुदाई करनी शुरू किसने की सबसे पहले। दीज आर ऑल फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं। मेंस का पार्ट इसके थोड़ी सी देर के बाद आएगा। तो हेड है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड, जिनका नाम है प्रोफेसर JR शर्मा। उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले एक्सकेवेशन किया और यहाँ से कुछ प्लेओलिथिक एज के जो आपके साइट्स है, यानी जो आपके प्लेओलिथिक एज के जो सामान हैं, आर्टिक्राफ्ट्स हैं, वो यहाँ से उन्होंने निकालने स्टार्ट किए। इस रीजन के अगर हम इनहैबिटेंट्स की बात करें तो जो ड्वेलिंग करते थे, मतलब जो लोग यहाँ पर रहते थे, वो इनिशियली वेपन्स का यूज़ करते थे। किसके बने हुए वेपन्स का, क्वार्ट्जाइट रॉक के, यानी पत्थर से बने हुए वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। हंटिंग, किसके लिए, हंटिंग के लिए। दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो आपकी एज है दैट इज स्टोन एज, एंड नेक्स्ट स्टोन एज के बाद हमारी मेटल एज स्टार्ट हो जाती है। यानी पहला है आपका पाषाण काल और दूसरा है आपका धातु काल कह सकते हैं, मेटल एज कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो बिलोंग करते थे पैलियोलिथिक एज वाले या बेलन वैली जो इलाका है आपका, इट इज़ फेमस फॉर दी स्टोन एज साइट है एक तरीके से। यहाँ पर जो वेपन्स मिले हैं उसको किसका यूज़ किया जाता था बनाने के लिए, तो क्वार्ट्ज की रॉक जो है, क्वार्ट्जाइट जो रॉक है, हंटिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था और इनके बने वेपन्स यूज़ किए जाते थे। लेटर कुछ समय बाद, जैसे हम अगर बात के पीरियड में आते हैं, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक, साथ ही साथ आपका एक और जैसे आता है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। अगर हम स्टोन एज में ही 3 क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें भी हम क्या पाते हैं कि लेटर बाद में क्या होता है कि फ्लैक्स टूल यानी पतले टूल्स, फ्लैक्स यानी चिप्पट के रूप में जो इस तरीके के कुछ टूल बना दिए जाते हैं वो इस्तेमाल होने लगे। एंड ये किससे बने होते थे, शाइनी होते थे बहुत, इनको क्रश करके या बहुत ज़्यादा घिस के इन्हें शाइनी कर दिया जाता था। एंड ये चर्ट रॉक से और शाइनी रॉक से बने होते थे और इनका यूज़ किया जाने लगा था। ठीक है, लेटर अगर एक और चीज़ देखी जाए तो हमें यहाँ से बेलन वैली से, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में कई बार पूछा गया है, हमें क्या मिलता है, तो हमें मदर गॉडेस की एक स्टैच्यू है, या आप कह सकते हैं मदर गॉडेस का एक एस्थेटिक आइकन है जो किससे बना है, बोन से बना है। ये मिलता है, कहाँ से मिलता है, लोहा द नल्ला। कहाँ से मिलता है, लोहा द नल्ला। यहाँ से हमें क्या मिला है, मदर गॉडेस की बोन से बनी हुई, आप कह सकते हैं एक एस्थेटिक आइकन मिला है, एक आप मूर्ति कह सकते हैं, वो मिली हम यहाँ से। तो प्री के हिसाब से ध्यान रखेंगे कि किस चीज़ के बने हुए वेपन्स यूज़ करते थे। हंटिंग के लिए क्वार्ट्जाइट रॉक के बने हुए वेपन्स यूज़ करते थे। सेकेंड वन आप याद रखेंगे क्या मिला है हमें यहाँ से, तो मदर गॉडेस का
बोन का बना हुआ मदर गॉडेस का एस्थेटिक आइकन मिला है। कहाँ से मिला है? लोहादा नल्ला से मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात देखें तो यहाँ पर तीनों एजेस के, यानी जो पैलियोलिथिक एज में 3 एजेस हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया, इट इज अपर पैलियोलिथिक, मीजो पैलियोलिथिक एंड नियो पैलियोलिथिक। यानी अपर, मिडिल या आप कह सकते हैं न्यू, दोनों कह सकते हैं, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड नियो पैलियोलिथिक भी एज। इनके हमें तीनों एजेस के जो एविडेंसेस हैं वो हमें बेलन वैली से मिले हैं। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्री के लिए कि कौन सी ऐसी साइट है यूपी के अंदर जहाँ से आपको तीनों पैलियोलिथिक एजेस के एविडेंसेस मिले हैं। नाउ कुछ साइट्स भी आप याद रखेंगे जो पूछी जा सकती हैं, जैसे सिंगरौली वैली कहाँ पर है? सोनभद्र में है। मैच द फॉलोइंग में ये भी पूछ लिया जाता है कई बार प्री के लिहाज से। मेंस में ये सब कोट करने के काम आएंगे, अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो काम आएंगे आपको। देन है चकिया रीजन, ये कहाँ पे पड़ता है? वाराणसी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा? तो चंदौली। ठीक, ये सब आपकी क्या है? पैलियोलिथिक एज की साइट्स हैं जो यूपी में और मिलती हैं बेलन वैली के अलावा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें मिडिल पैलियोलिथिक एज की, ये तो थी अपर पैलियोलिथिक एज की, अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज की। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में है आपके पास सराय नाहर राय, महादहा। आजकल का जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है आपका, वो है आपका महादहा, वहां पे मिलती है आपकी मिडिल पैलियोलिथिक एज की वो साइट है यूपी की। देन दमदमा, देन चौपानी, मैंडो। थोड़े से टफ है नाम, लेकिन फिर भी बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएंगे। मिडिल पैलियोलिथिक एज की यूपी के अंदर अगर प्रोमिनेंट साइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला है सराय नाहर राय, दूसरा है महादहा, आज का जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वही है महादहा, थर्ड है आपका दमदमा एंड फोर्थ है आपका चौपानी मैंडो। नेक्स्ट आते हैं एविडेंसेस जो हमें यहाँ से मिले हैं। इन साइट से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो काफ़ी कुछ कहते हैं और यही मेंस में हमारे काम आता है। यानी जो एविडेंसेस हमें साइट से मिले हैं, साइट्स के नाम याद रखने हैं कोट करने के लिए, एंड एविडेंसेस क्या मिले हैं उसके बेसिस पर आपको प्रेजेंट में उनकी क्या रेलिवेंस है वो बतानी होती है। कई बार वो भी पूछी जाती है। कई बार पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि इन एविडेंसेस से हमें क्या पता चलता है, what knowledge we have get about from this evidences। इन एविडेंसेस से हमें क्या जानकारी है जो मिलती है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या मिला है इसकी बात करेंगे तो रिमेन्स ऑफ फ्लोर्स ऑफ हटमेंट्स। हटमेंट्स यानी घास फूस की बनी हुई जो झोपड़ियां होती थी उनके फ्लोर के रिमेन्स हमें यहाँ से मिले हैं। साथ ही साथ टेम्पररी ड्वेलिंग मिली है, यानी ऐसे घर मिले हैं जो टेम्परेरी थे, बहुत लंबे समय के लिए बने हुए घर नहीं हमें यहाँ पर मिले हैं। देन बरियल ग्राउंड, बरियल ग्राउंड जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था ऐसे हमें ग्राउंड भी मिले हैं। देन उसके साथ साथ पिट हर्ट्स, पिट हर्ट्स का मतलब होता है जो चूल्हे वगैरह होते हैं वो भी हमें मिले हैं। और ये सब हमें कहाँ से मिला है? सराय नाहर राह एंड महादहा से। ये शो करता है कि पीपल हट्स का कंस्ट्रक्शन करते थे रहने के लिए, यानी लोग कैसे घर इस्तेमाल करते थे रहने के लिए? कच्चे घरों का इस्तेमाल करते थे। ये एक बात ये भी बताता है कि जो घास फूस से बनी हुई झोपड़ियां हमें मिली हैं इसका मतलब कि लोग घरों में रहते थे और कच्ची झोपड़ियां बना करके रहते थे, बहुत अच्छे वेल फर्निश्ड उनके घर हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हमें और क्या मिला है एविडेंस में? तो हमें ग्रेव्स मिले हैं कपल्स के, कहाँ से? महादहा से। इसमें कपल्स ने ऑर्नामेंट के रूप में एरो हेड्स पहने हुए हैं, यानी तीर के बने हुए, तीर कमान जो होते हैं उनके बने हुए जो आपके आभूषण हैं वो उन कपल्स ने पहने हैं, जिनका ये ग्रेवयार्ड है, जिनकी ये जो आप कहते हैं जिनका वो मतलब जहाँ पर उन्हें दफनाया गया है वहां पर, है ना, शव गृह जो है वहां पर महादहा से हमें मिला है, कपल्स का मिला है। और उन कपल्स ने एरो हेड्स के बने हुए ऑर्नामेंट पहने हैं। दिस शोज अबाउट द कल्चर ऑफ देयर टाइम, यानी उस समय का कल्चर कैसा था, किस चीज के आभूषण वो पहनते थे। आज भी हमारे समय में हम देखते हैं आभूषण पहनने का प्रचलन है, महिलाएं भी पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, अंगूठी, चेन, ये सब आपको दिखाई देते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कल्चर जो हम ऑर्नामेंट्स पहनने का कल्चर है
दैट इज़ नॉट न्यू, ये नया नहीं है, इट इज़ ओल्ड एज कल्चर। पुराने समय से ही लोग पहनते आ रहे हैं आपके ऑर्नामेंट्स। ये बात हमें यहाँ के एविडेंसेस से पता चलती है कि उस समय भी आपका ऑर्नामेंट्स पहनने का कल्चर था। हाँ, बात अलग है कि ऑर्नामेंट्स वो लोग एरो हेड्स के बने हुए पहनते थे, बिकॉज मैंने बताया अभी तक मेटल नहीं आई है। जब मेटल एज आ जाएगी तब ऑर्नामेंट्स में भी हमें मेटल दिखाई देने लगेगी। अभी दे डोंट नो अबाउट द मेटल, यानी एविडेंस हमें ये बता रहे हैं कि पहले हम लोग मेटल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम ऑर्नामेंट्स तो पहनते थे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ह्यूमंस ने सिर्फ और सिर्फ मेटल के ही ऑर्नामेंट्स पहने हैं, उन्होंने और भी चीज़ों के ऑर्नामेंट्स पहने हैं। ये बात हमें इससे पता चलता है। नेक्स्ट, हाफ बर्न्ड बोन्स ऑफ एनिमल्स। हमें कुछ एनिमल्स की हाफ बर्न्ड बोन्स मिली हैं, यानी अर्धजली जो हड्डियां हैं वो मिली हैं। ये हमें ये बताता है कि क्या फूड हैबिट्स रही होगी वहाँ के लोगों की। इसका मतलब अर्धजली हड्डियां ये बता रही हैं कि वहाँ के लोग मांसाहारी थे और वहाँ के लोग मांस खाना पसंद करते थे। हाफ बर्न्ड बोन्स मिली हैं एनिमल्स की, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो जो एविडेंसेस हमें मिले हैं उससे हम कई बातें, कई नॉलेज, काफ़ी नॉलेज हमें उससे पता चलती है। एंड दैट इज़ वाई दी साइट्स आर वेरी रेलिवेंट, और हमारे लिए इसीलिए आर्कियोलॉजिकल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपनी हिस्ट्री को जानना, स्पेसिफिकली एंशियंट हिस्ट्री को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये दो फैक्ट हैं, आप लोग प्री के लिहाज से याद रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ या टोटल ऑफ 41 बरियल प्लेसेस एंड सम पिट ओवन्स हैव बीन फाउंड एट दमदमा। दमदमा से हमें क्या मिला है, तो एक तो बरियल प्लेसेस मिले हैं यानी शवदाह ग्रह जो थे वो मिले हैं, और पिट ओवन्स मिले हैं यानी चूल्हे मिले हैं। देन और क्या मिला है, हमें यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्केलेटन्स मिले हैं 17। ये कहाँ पर मिले हैं, आपके लेखा हिया या लेक अहिया, यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पर है ये, हैदराबाद के इलाहाबाद के पास में। तो इलाहाबाद के पास एक जगह है, यहाँ पर हमें एक समाधि मिली है। एंटोममेंट का मतलब होता है समाधि। एक समाधि मिली है, किसकी समाधि, पत्थर से बनी हुई समाधि मिली है। और इसमें कितने स्केलेटन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल गए हैं, तो 17 स्केलेटन इस समाधि के अंदर हमें मिले हैं। और इस जगह को क्या नाम दिया गया है, तो ये जगह का नाम है लेक अहिया। और ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये इलाहाबाद के पास में पड़ती है। प्री के लिहाज से याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगर हम देखें कि जो न्यूलिथिक एज की, अब आपका पैलियोलिथिक एज हो गया, मीजोलिथिक एज हो गया, नाउ कम टू द न्यूलिथिक एज की कौन सी साइट्स हैं जो यूपी के अंदर मिलती हैं, तो इट इज कौलधीवा, मगधा, पारचोह, लहुरा देव। लहुरा देव जो प्रेजेंट का संत कबीर नगर है वही है। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले जो मेहरगढ़ है, पहले जो मेहरगढ़ है उसे ही, यानी मेहरगढ़ में ये माना जाता था कि लगभग 7000 साल पहले या 7000 बीसी के तक आपकी जो है वो खेती का एविडेंस मिलता है, एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है। लेकिन लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में पड़ती है, अब ये पाया गया है प्रेजेंटली कि नहीं, ये सबसे एंशंट, यानी मेहरगढ़ सबसे एंशंट एग्रीकल्चरल साइट नहीं है, सबसे एंशंट एग्रीकल्चरल साइट लहुरा देव है। क्योंकि यहाँ से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, दिस शोज कि ये लगभग 8000 से 9000 साल पुराने हैं। और यहाँ पर हमें कल्टीवेशन के जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं। यानी ये क्या बता रहा है कि मेहरगढ़ से पहले भी यूपी के लहुरा देव में खेती होती थी, होने लगी थी। यानी खेती हमारी, एग्रीकल्चर हमारी बहुत ओल्ड एज, बहुत पुरानी परंपरा है, और आज भी हमारी वो परंपरा कायम है। लगभग 8000 से 9000 साल पुराना हमें ये साइट यहाँ पर मिला है, जहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हैं ग्रेन्स उगाने के, यानी अनाज उगाने के जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं। तो इसने मेहरगढ़ को रिप्लेस करके अपनी प्लेस बनाई है, किसने, लहुरा देव ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड पे आते हैं। मैंने पहले ही क्लासिफाई किया था आप लोगों के लिए प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड हमारा स्टोन एज पर आकर के कंप्लीट हो जाता है। देन आती है मेटल एज, जहाँ से धातु की शुरुआत शुरू हो गई है, धातु की खोज हो गई है, धातु का इस्तेमाल हो गया है, उसे हम बोलते हैं मेटल एज। तो यहाँ पर सबसे पहले इंसानों ने मेटल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया,
धीरे धीरे अब वो पत्थर को रिप्लेस करना शुरू कर रहे हैं। किससे? मेटल से, धातु से पत्थर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं कॉपर का। तो सबसे पहले आपकी आती है चैल्कोलिथिक एज। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड को भी अगर डिवाइड करेंगे तो पहले आती है चैल्कोलिथिक एज, मतलब कॉपर का यूज करना शुरू किया है। और पहली मेटल थी जो कॉपर की इन्होंने इस्तेमाल की, तो कॉपर वाज दी फर्स्ट मेटल। इसके बाद ब्रॉन्ज का यूज किया, कांसे का यूज किया, तो उसके बाद आएगा कांस्य युग। देन उसके बाद सबसे नेक्स्ट उन्होंने यूज किया आयरन। एंड आयरन जैसे ही यूज आयरन का होना स्टार्ट हो जाता है, हम वैदिक पीरियड से निकल करके महाजनपद की तरफ हम बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इवन लेटर वैदिक पीरियड में भी आयरन का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है। बहुत तेजी से आयरन का यूज करते हुए आर्यंस जो हमारे यहाँ आए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो जंगल का इलाका है उसको काटते हैं और अपनी बस्तियां बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कैसे भारत के अंदर एक के बाद एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, विकसित हुआ। और आज जो प्रेजेंट सिविलाइजेशन हम देखते हैं ये आपका कैसा था बहुत समय पहले, ये सब हमें उत्तर प्रदेश से मिले इन एविडेंसेस से ही पता चलता है। देन कॉपर के साथ में अभी थोड़े समय के लिए ये लोग स्टोन के इम्प्लीमेंट्स का भी यूज करेंगे। चैल्कोलिथिक कल्चर इसे कहते हैं। और लेटर हमें ऐसा लगता है कि हड़प्पन साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका आ जाता है। चैल्कोलिथिक एज के समय पर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका आ जाता है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर हम यूपी की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इस यूपी के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स अगर पूछी जाती हैं तो इट इज़ मेरठ एंड सहारनपुर का इलाका। लेकिन इसके अलावा भी और कई साइट्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक, अभी देखेंगे उसको। लेकिन ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है या टाउन जो है आलमगीरपुर, ये बहुत फेमस है, मेरठ के आसपास के इलाकों में पड़ता है। रिवर कौन सी है, किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। मेरठ इन उत्तर प्रदेश से होते हुए आपकी बाहर आगे की तरफ निकल रही है। आर्कियोलॉजिकल साइट जो आपकी आलमगीरपुर है इसे डिस्कवर किया था याज्ञदत्त शर्मा ने। एंड इस साइट को परशुराम का खेड़ा भी कहते हैं। दीज फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम। सबसे पहली बात कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के यूपी के अंदर कौन सी साइट है, तो मेरठ और सहारनपुर। स्पेसिफिकली देखेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के फ्लो होते हुए निकल जाती है। इसकी खोज किसने की, तो याज्ञदत्त शर्मा ने इसको एक्सकवेट किया। देन 1958 में किया। इस साइट को परशुराम का खेड़ा भी कहते हैं या परशुराम का खेड़ा भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ से हमें मिला क्या क्या है, तो यहाँ से रोजरी बीड्स मिले हैं, रोलिंग पेन्स जिस पे रोटी बनाई जाती है वो मिले हैं, यूटेंसिल्स भी मिले हैं, क्ले से बने हुए जो बर्तन हैं वो हमें यहाँ से मिले, यानी टेराकोटा जो आपके यूटेंसिल्स हैं वो मिले हैं। इन पर इमेजेस भी आपकी गोदी गई हैं और स्क्वायरल्स यानी पीकॉक की इमेजेस और गिलहरी की इमेजेस इसमें बनाई गई हैं। दिस शोज दैट दीज पीपल्स वर दी नेचर लविंग। ये बताता है कि ये लोग जो थे ये नेचर लविंग थे। सो दीज आर दी ऑल एविडेंसेस जो हमें बता रही हैं कि धीरे धीरे करके ह्यूमन का इवोल्यूशन या मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। क्ले से बने हुए बर्तन आते हैं, यूटेंसिल्स आते हैं, इसका मतलब उन्हें क्ले के बारे में पता था। दे नो द टेक्निक हाउ टू मेक द यूटेंसिल्स फ्रॉम द क्ले। क्ले से बर्तन बनाना एक कला है, ये उस कला को जानते थे, ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। कई हमें स्क्रिप्ट्स भी यहाँ से मिली हैं, बहुत सारी लिखी हुई चीज़ें भी मिली हैं, वो ये बताती हैं कि ये लोग अवेयर थे राइटिंग को लेकर के। तो देखिए एक के बाद एक हम बहुत सारे फीचर्स इनके हमें पता चलते जा रहे हैं। नाउ अगर हड़प्पन एज की अदर साइट्स की बात करेंगे तो एक है हुलास सहारनपुर में, बडगांव बागपत में, मानपुरा बुलंदशहर में, कैराना शामली में, मंडी गांव मुजफ्फरनगर में। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी एक दो साइट आप याद रखेंगे तो मेंस में आपका काम उससे भी हो जाएगा। हुलास सहारनपुर, बडगांव बागपत, मैनपुरा बुलंदशहर, कैराना शामली, मंडी गांव मुजफ्फरनगर। अब कुछ साइट्स मैंने यहाँ पर जो मुझे जैसा मैप मिला मैंने यहाँ पर दिखाई है। जैसे लहुरा देव एक साइट है आपकी यहाँ पर दिख रही है, हुलास एक साइट है ये यहाँ पर दिख रही है, ये रही हुलास साइट आपकी। तो इस तरीके से मेन जो इलाका है वो यही पूरा इलाका है आपका यूपी का इलाका, जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिलते हैं।
ठीक। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट था। अब हम मूव करते हैं लास्ट पीरियड की तरफ, दैट इज हिस्टोरिकल पीरियड। अब आयरन का यहाँ पर हमें इन्वेंशन हो गया है, और आयरन का इन्वेंशन, आयरन के बारे में पता चलते ही बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होती है, और इस एरा का जो वैदिक पीरियड है वो शुरू हुआ, यानी ये शुरू होता है वैदिक पीरियड से। इसे हम आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 1500 बीसी से लेकर के ये काल रहता है 600 बीसी तक, जिसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं। और वैदिक पीरियड को दो में डिवाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट इज ऋग्वैदिक पीरियड, अनदर वन इज वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड, आप लोग इसे जानते ही हैं। लेटर वैदिक पीरियड में आपके अन्य जो 3 वेद हैं वो लिखे गए, जबकि ऋग्वेद को ऋग्वैदिक काल में रखा गया, और ये टाइम पीरियड है आपका लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय यहाँ पर आता है। ठीक। नाउ आर्यंस, द आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब से लेकर गंगा यमुना दोआब तक आर्यंस जो हैं वो फैले हुए हैं। हिमालय से लेकर विंध्याचल तक आर्यंस फैले हैं, और उसके एडजॉइनिंग रीजन में ये फैले रहते हैं। यानी यूपी का एक बहुत बड़ा इलाका है जिस पर आर्यंस ने अपना फैलाव बनाया है, आर्यंस ने अपनी कॉलोनीज बनाई है, अपना रहने की जगह बनाई है। ये वास्ट रीजन क्या कहलाता है? मध्य देश कहलाता है। इसे वैदिक लिटरेचर में मध्य देश कहा गया है, और मैंने आपको बताया था यूपी का पुराना नाम भी मध्य देश ही है। ये वही इलाका है जो यूपी का है जहाँ पर पहले जिसे मध्य देश कहा जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे किंगडम्स इस समय के जो हिस्टोरिकल पीरियड के हैं, चाहे वो कुरु किंगडम हो, पांचाल हो, काशी हो, ये सब आज के उत्तर प्रदेश में ही हैं। यानी हिस्टोरिकल पीरियड की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। किंगडम ऑफ कुरु कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो मेरठ से लेके दिल्ली हरियाणा तक कुरु फैला था। इसे हस्तिनापुर के नाम से बेटर जाना जाता है। पांचाल किंगडम की अगर हम बात करेंगे तो ये कानपुर से लेकर बनारस तक फैला है, पूरे गंगेटिक प्लेन में। और पांचाल की कैपिटल थी आपकी काम्पिल्य, जो आज का फर्रुखाबाद है। नाम याद रखिएगा, काम्पिल्य यानी आज का फर्रुखाबाद। किंगडम ऑफ काशी आपका आज का बनारस है, बनारस का रीजन है। और अजातशत्रु हु वाज दी आपके मौर्यन जो किंग रहे, मौर्यन नहीं, आपके जो बृहद्रथ वो पहली जो डायनेस्टी थी उसके जो किंग रहे अजातशत्रु, हर्यक वंश के किंग थे आपके अजातशत्रु। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद कुछ रीजन्स यहाँ पे मैप में दिखाए गए, लाइक पांचाल, कौशल, ये सब कहाँ पड़ रहे हैं? काशी, मगध, ये सारा का सारा इलाका, कुरु, ये आपका पूरा वही रीजन है जो यूपी में। यानी तीनों ही, वेदर आई टॉक अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड और आई प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड और द हिस्टोरिक पीरियड, आई गोट अ वेरी एविडेंसेस और अ नंबर ऑफ साइट्स फ्रॉम दिस एरियाज। मतलब इन एरिया से, यूपी के एरियाज में हमें ये सब देखने को मिलती हैं। So this was about the proto-historic period, prehistoric period and historic period तक हमने डिस्कस किया। Later in that continuity I will discuss about the Mauryan period में किस तरीके से उत्तर प्रदेश रहा, कौन कौन से important sites रहीं, कौन कौन से important rulers रहे, क्या changes हमें मौर्य पीरियड में, देन उसके बाद में गुप्ता पीरियड में क्या देखने को मिले, एक के बाद एक हम उसे भी डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ आपके लिए एक क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल फाउंड इन उत्तर प्रदेश आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेस ऑफ मैन इन इंडिया, कमेंट। आपको कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य भारत में मनुष्य की प्रकृति को समझने में सहायक हैं। टिप्पणी कीजिए, 250 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का है। ठीक, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा और इंस्टीट्यूट में आकर के आप इसे सबमिट कर दें। जो लोग इंस्टीट्यूट में नहीं सबमिट कर पा रहे हैं वो आप या तो हमारे ब्लॉग पर भी डाल सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लें, तो उस ईमेल आईडी पर भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, और बने रहें आप इसी तरीके से सिविल एकेडमी के साथ में। मैं ये पूरी यूपी की स्पेशल जो सीरीज़ है वो कवर करूँगी, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू आंसर the prelims questions which are related to UP special, as well as the mains question which are related to यूपी स्पेशल। नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन के पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगी। आई वांट कि आप लोग भी कुछ अपने पॉइंट्स खुद से सोचें, तो कल की क्लास में मैं इसके पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।